नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लिलीफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज की सुबह मैं फिर से आपके लिए कुछ खास फैक्ट्स लेकर आ गई हूँ। तो चलिए चलते हैं कुछ फैक्ट्स को जानने के लिए। पहला, दोस्तों, क्या आप पंखा के बारे में जानते हैं? अब आप बोलेंगे कि ये अजीब सवाल है, पर जी हाँ दोस्तों, मैं पंखे के बारे में नहीं, पंखे के इतिहास के बारे में जानते हैं, इसके बारे में आपको बताने वाली हूँ। एक पंखा एक संचालित मशीन है जिसका उपयोग हवा के प्रवाह को बनाने के लिए किया जाता है। एक पंखा एक संचालित मशीन है जिसका उपयोग हवा के प्रवाह को बनाने के लिए किया जाता है। एक पंखे में वैन या ब्लेड की घूर्णन व्यवस्था होती है जो आमतौर पर लकड़ी, प्लास्टिक या धातु से बनी होती है, जो हवा पर काम करती है। ब्लेड और हब की घूर्णन असेंबली को प्रेरित करने वाला रोटर या धावक के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर यह किसी प्रकार के आवाज या मामले में समाहित होता है। यह हवा के प्रवाह को निर्देशित कर सकता है। अब आप कहेंगे कि हम तो ये सब जानते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि 500 ईसा पूर्व भारत में पंकाह उर्फ पंखा का इस्तेमाल किया गया था। यह बांस की पट्टियों या अन्य पौधों की रेशों से बनाया हुआ एक हाथ से चलने वाला पंखा था जिसे हवा में घुमाने के लिए घुमाया या पंखा लगाया जा सकता था। ब्रिटिश शासन के दौरान एंग्लो इंडियन द्वारा इस शब्द का इस्तेमाल एक बड़े झूलते हुए फ्लैट पंखे के रूप में किया जाने लगा जिस छत से जोड़ा गया था और पंखवल्लाह नामक एक नौकर द्वारा खींचा गया था। जी हाँ दोस्तों, पंखा जो चलाते थे उनका नाम था पंखवल्लाह। 1849 में विलियम ब्रंटन द्वारा डिजाइन किया गया 6 मीटर त्रिज्या वाला भाप से चलने वाला पंखा साउथ वेल्स के गेर कोलियारी में चालू किया गया था। मॉडल को 1851 की महान प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया था। इसके अलावा 1851 में डेविड बोसवेल रीड, एक स्कॉटिश डॉक्टर, ने लिवरपूल में सेंट जॉर्ज अस्पताल की छत में भाप से चलने वाले 4 पंखे लगाए ताकि प्रशंसकों द्वारा उत्पन्न दबाव आने वाले को मजबूर कर दे। हवा ऊपर की ओर और छत से झरोकों के माध्यम से प्रौद्योगिकी में सुधार जेम्स नैस्मिथ, फ्रेंचमैन थियोफाइल गुइबल और जीआर वेडल द्वारा किए गए थे। 1882 और 1886 के बीच सुइलर व्हीलर ने बिजली से चलने वाले पंखे का आविष्कार किया। इसका व्यावसायिक विपणन अमेरिकी फर्म क्रोकर एंड कर्टिस इलेक्ट्रिक मोटर कंपनी द्वारा किया गया था। 1885 में न्यूयॉर्क में स्टाउट मीडोक्राफ्ट एंड कंपनी द्वारा एक डेस्कटॉप डायरेक्ट ड्राइव इलेक्ट्रिक पंखा व्यावसायिक रूप से उपलब्ध था। 1960 के दशक में विंडो और सेंट्रल एयर कंडीशनिंग के कारण कई कंपनी ने पंखों का उत्पादन बंद कर दिया, लेकिन 1970 के दशक में मध्य में बिजली की लागत और घरों को गर्म करने और ठंडा करने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊर्जा की बढ़ती जागरूकता के कारण सदी के पुराने छत के पंखे सजावटी और ऊर्जा कुशल दोनों इकाइयों के रूप में फिर से बेहद लोकप्रिय हो गए। दोस्तों, आपके घर में क्या चलता है, पंखा या एसी? भाई मुझे तो पंखा पसंद है क्योंकि एसी से तो बहुत सारी बीमारी हो सकती है। चलिए अब हवा खाने के बाद अब थोड़ी पेट पूजा की जाए, यानी कि दूसरे फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। एक खाने के बारे में है, थाई बैगन। दोस्तों, क्या आप थाई बैगन दक्षिण पूर्व एशियाई व्यंजनों में इस्तेमाल होने वाले बैंगन की कई किस्मों का नाम है जो अक्सर बैंगन की प्रजाति सोलनम मेलोंगेना में होती है। वे भारत और श्रीलंका में उगाए जाते हैं और श्रीलंकाई व्यंजनों में शामिल है। ये गोल्फ बॉल के आकार के बैंगन आमतौर पर थाई व्यंजनों, इंडोनेशियाई व्यंजनों और कंबोडियन व्यंजनों में उपयोग किए जाते हैं। थाईलैंड की कुछ किस्में थाई पर्पल है, थाई हरा, थाई पीला और थाई सफ़ेद। थाई बैंगन की हरी सफ़ेद किस्में थाई करी व्यंजन जैसे काइंग ताई, प्ला, हरी और लाल करी में आवश्यक सामग्री है। वे अक्सर आधा या चौथाई होते हैं, लेकिन पूरे भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं और करी सॉस में पकाया जाता है जहां वे नरम हो जाते हैं और सॉस के स्वाद को अवशोषित करते हैं। उन्हें थाई सलाद में थाई मिर्च पेस्ट के साथ कच्चा भी खाया जाता है।
कभी कभी थाईलैंड के बाहर थाई रेस्तरां में थाई बैंगन को स्थानीय रूप से उपलब्ध बैंगन से बदल दिया जाता है। सबसे लोकप्रिय कंबोडियन स्टेक सॉस में से एक, जिसे तुक प्रोहोक के नाम से जाना जाता है, हरी सफेद किस्म से बनाया जाता है। तीसरा, दोस्तों क्या आप ओपंटिया के बारे में जानते हैं? अब आप कहेंगे कहाँ कहाँ से ओपंटिया फोपंटिया लेके आती है। जी हाँ दोस्तों, ओपंटिया, जिसे आमतौर पर कांटेदार नाशपाती या नाशपाती कैक्टस कहा जाता है। कैक्टस परिवार कैक्टसी में फूलों के पौधे की एक प्रजाति है। कांटेदार नाशपाती को टूना, साब्रा, नोपल, जो पैड के लिए नहुआटल शब्द नोपल्ली से लिया गया है, या फल के लिए नहुआटल शब्द नोच टली से, या चप्पू कैक्टस। जीनस का नाम प्राचीन ग्रीक शहर ओपस के नाम पर रखा गया है, जहां थियोफ्रेस्टस के अनुसार एक खाद्य पौधा बढ़ गया और इसकी पत्तियों को जड़ से फैलाया जा सकता है। सबसे आम पाक प्रजाति भारतीय अंजीर ओपंटिया है। यह 3 मीटर से अधिक व्यास वाले मुकुट और 1 मीटर के ट्रंक व्यास के साथ 5 से 7 मीटर तक बढ़ सकता है। क्लेडोडस हरे से नीले हरे रंग के होते हैं, जिनमें 2.5 सेंटीमीटर तक कुछ स्पाइन होते हैं। यह स्पिन रहित हो सकते हैं। कांटेदार नाशपाती आमतौर पर फ्लैट गोल क्लेडोडस के साथ बढ़ती है, जिसमें बड़े चिकने स्थिर स्पाइन और छोटे बालों के समान कांटे होते हैं, जिन्हें ग्लोचिड्स कहा जाता है, जो आसानी से त्वचा या बालों का पालन करते हैं, फिर पौधे से अलग हो जाते हैं। फूल आमतौर पर बड़े अक्षीय, एकांत, उभयलिंग और एपीपेरेगिनस होते हैं, जिसमें अलग अलग सर्पिल रूप से व्यवस्थित टिपल्स होते हैं, और एक हाइफेंथियम पुंकेसर असंख्य है और सर्पिल या फुसफुसाए हुए गुच्छों में है, और गाइनोकेशियम में प्रति अंडप में कई अवर अंडाशय है। प्लेसेंटेशन पार्श्विका है और फल एक बेरी है, जिसमें अरी लेट बीज होते हैं। कांटेदार नाशपाती की प्रजातियां आदत में काफ़ी भिन्न होती है। अधिकांश झाड़ियां हैं, लेकिन कुछ जैसे कि गैलापागोस के ओपंटिया गैलापेजिया पेड़ हैं। ओपंटिया में विभिन्न मात्रा में फाइटोकेमिकल्स की एक श्रृंखला होती है, जैसे कि पॉलीफेनॉल्स, आहार खनिज और सुपारी। बुनियादी अनुसंधान के तहत पहचाने गए यौगिक में उदाहरण के तौर पर गैलिक एसिड, वेनिलिक एसिड और कैटेचिन शामिल है। सिसिलियन कांटेदार नाशपाती में बिटालाइन, बिटानिन और इंडेक्सेनिथिन होते हैं, जिनके फलों में उच्चतर स्तर होते हैं। यह हल्के सर्दियों वाले क्षेत्रों में पनपता है, जहां लंबे समय तक सूखा रहता है और उसके बाद कभी कभी बारिश और अपेक्षाकृत कम आर्द्रता के साथ गर्म गर्मी होता है। औसत वार्षिक वर्षा 350 से 500 मिलीमीटर से अधिक अच्छी वृद्धि दर प्रदान करता है। ओपंटिया खाने वाले जानवरों में कांटेदार नाशपाती, द्वीपघोंगे और साइक्लोरा रॉक इग्नुआनास शामिल है। फल कई शुष्क भूमि वाले जानवरों, मुख्य रूप से पक्षियों द्वारा पसंद किए जाते हैं, जो इन बीज प्रकार बीज वितरित करने में मदद करती है। ओपंटिया रोगजनकों में सैकफैंगस, कोलेटोट्रिचम, कोकोडस और सैममन्स ओपंटिया वायरस शामिल है। विषाक्तता इसकी पता नहीं, परंतु हालांकि पौधे खाने योग्य हैं, नुकीले बालों को नहीं खाना चाहिए और दूधिया सैफ वाली इस तरह की प्रजातियां संदिग्ध है। ओपंटिया की कच्ची पत्तियों में 88% पानी, 10% कार्बोहाइड्रेट, 1 से कम प्रोटीन और वसा दोनों होते हैं। 100 ग्राम में संदर्भ सेवा कच्चे पत्ते 170 किलो जूल खाद्य ऊर्जा प्रदान करते हैं। विटामिन सी के लिए दैनिक मूल्य 17% और मैग्नीशियम के लिए 24%। डी महत्वपूर्ण सामग्री में कोई अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं होते हैं। कांटेदार नाशपाती का फल, जिसे आमतौर पर कैक्टस फल कहा जाता है, कैक्टस अंजीर, भारतीय अंजीर, नोपल्स या स्पेनिश में टूना, खाने योग्य है। हालांकि इसे हटाने के लिए सावधानी से छीलना चाहिए। खपत से पहले बाहरी त्वचा पर छोटे कांटे यदि बाहरी त्वचा पर हो तो इसे अच्छे से साफ कर देना चाहिए। चौथा, दोस्तों क्या आप हाथी चक के बारे में जानते हैं? दोस्तों ये कोई सब्जी है, कोई जानवर नहीं, जिसे हम आर्टिचोक भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आर्टिचोक को हिंदी में हाथी चक कहते हैं। ग्लोब आर्टिचोक अमेरिका में फ्रेंच आर्टिचोक और ग्रीन आर्टिचोक के नाम से भी जाना जाता है।
थिस्ल की एक किस्म है, भोजन के रूप में उगाया जाता है। पौधे के खाद्य भाग में फूलों के खिलने से पहले फूलों की कलियां होती है। नवोदित आर्टिचोक फ्लावर हेड कई नवोदित छोटे फूलों का एक समूह है। साथ में एक खाद्य आधार पर कई सहपत्र होते हैं। कलियों के खिलने के बाद संरचना मोटे बमुश्किल खाद्य रूप में बदली जाती है। उसी प्रजाति की एक अन्य किस्म कार्डून है। कल आपने इसके पहले एपिसोड में आपने कार्डून के बारे में तो सुना ही होगा, जो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों का एक बारहमासी पौधा है। दोनों जंगली रूप से खेती की किस्म में मौजूद है। यह सब्जी 1.4 से 2 मीटर तक लंबी होती है, जिसमें धनुषाकार गहरे लोमदार चांदी चमकदार हरे पत्ते 50 से 83 सेंटीमीटर होते हैं। कई त्रिकोणीय शल्कों के साथ लगभग 8 से 15 सेंटीमीटर व्यास वाली खाने योग्य कली से फूल बड़े सिर में विकसित व्यक्तिगत फ्लोरेट्स बैंगनी है। कलियों के खाने योग्य भागों में मुख्य रूप से अंडाकार सहपत्रों के मांसल नीचे हिस्से और आधार होते हैं, जिन्हें हृदय के रूप में जाना जाता है। कली के केंद्र में अपरिपक्व फ्लोरेट्स के द्रव्यमान को चोक या दाढ़ी कहा जाता है। ये पुराने बड़े फूलों में अखाद्य होते हैं। आर्टिचोक में बायोएक्टिव एजेंट एपिजेनिन और ल्यूटोलिन होते हैं। आर्टिचोक फूल के शीर की कुल एंटीऑक्सीडेंट क्षमता सब्जियों के लिए सबसे अधिक रिपोर्ट की गई है। साइनारिन साइनारा में एक रासायनिक घटक है। आर्टिचोक में पाए जाने वाले अधिकांश सिनारिन पत्तियों के गूदे में स्थित होते हैं। हालांकि सूखे पत्तों और आर्टिचोक के तनों में भी यह होता है। ग्लोब आर्टिचोक की खेती अमेरिका और भूमध्य सागरीय बेसिन की सीमा वाले क्षेत्रों में केंद्रित है। मुख्य यूरोपीय उत्पादक इटली, स्पेन और फ्रांस है और मुख्य अमेरिकी उत्पादक अर्जेंटीना, पेरू और संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया अमेरिकी फसल का लगभग 100% प्रदान करता है, जिसमें से लगभग 80% मॉन्टेरी काउंटी में उगाया जाता है। वहाँ कास्ट्रोविल ने खुद को द आर्टिचोक सेंटर ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया और वार्षिक कास्ट्रोविल का आर्टिचोक महोत्सव आयोजित किया। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में वाल नदी के किनारे स्थित पेरिस नामक एक छोटे से शहर में आर्टिचोक उगाए गए हैं। पका हुआ अनसॉल्टेड आर्टिचोक में 82% पानी, 12% कार्बोहाइड्रेट, 3% प्रोटीन और 3% वसा है। 100 ग्राम रेफरेंस सर्विंग में पका हुआ आर्टिचोक 74 कैलोरी प्रदान करता है। फोलेट का एक समृद्ध स्रोत और विटामिन के का एक मध्यम स्रोत, मैग्नीशियम, सोडियम और फास्फोरस। बड़े ग्लोब आर्टिचोक अक्सर तने के 5 से 10 मिलीमीटर क्यूब को छोड़कर सभी को हटाकर तैयार किए जाते हैं। कांटों को हटाने के लिए जो खाने में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, प्रत्येक स्केल का लगभग 1/4 भाग काटा जा सकता है। पकाने के लिए आर्टिचोक को 15 से 30 मिनट के लिए उबाला जाता है या 30 से 40 मिनट के लिए स्टीम किया जाता है। पके हुए बिना मौसम के आर्टिचोक में एक नाजुक स्वाद होता है। तो दोस्तों, अगर आपने कभी आर्टिचोक का स्वाद लिया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। 5वां, दोस्तों, क्या आप बैंगनी मक्का के बारे में जानते हैं? अब आप बोलेंगे कि ये सुबह सुबह उठ के ज़रूर सठिया गई होगी, इसलिए बैंगनी मक्के के बारे में बता रही है। दोस्तों, असल में बैंगनी मक्का होता है। बैंगनी मकई या बैंगनी मक्का दक्षिण अमेरिका में उत्पन्न होने वाली चकमक मक्का किस्मों का समूह है, जो क्वेशुआ में ककुली नामक एक सामान्य पैतृक किस्म से उतरा है। यह आमतौर पर पेरू, बोलीविया और इक्वाडोर के एंडीज में उगाया जाता है। पेरू में आम बैंगनी मकई का उपयोग चीचा मोराडा में किया जाता है। अनानास, दालचीनी, लौंग और चीनी के साथ बैंगनी मकई की गुठली को उबालकर बनाया जाने वाला पेय और मजामोरा में एक प्रकार का हलवा। बोलीविया में बैंगनी मकई कुली का उपयोग आपी में किया जाता है। यह एक स्मूदी है जिसे गर्मा गर्म परोसा जाता है। बैंगनी मकई को अपना ज्वलंत रंग देने वाला वर्णक एंथोसायनिन नामक पॉलीफेनॉल्स के एक वर्ग की एक असाधारण सामग्री से प्राप्त होता है। साइनाइडिन 3O ग्लूकोसाइड, जिसे क्रायसेंथेमिन भी कहा जाता है। बैंगनी मकई के दोनों दानों में प्रमुख एंथोसायनिन होता है, जिसमें मौजूद समेत एंथोसायनिन का लगभग 73% हिस्सा होता है। पहचाने गए अन्य एंथोसायनिन या पेलागोर्निडिन 3O, बीटा डी ग्लूकोसाइड, पियोनिडिन
3O बीटा डी ग्लूकोसाइड, साइनिडिन 3O। एंथोसायनिन सामग्री के समान परिणाम चीन में उगाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के बैंगनी मकई से पाए गए हैं। एंथोसायनिन और कुल पॉलीफेनॉल सामग्री के लिए बढ़ती परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हुए एक शोध समूह ने पाया कि क्षेत्र का स्थान एक महत्वपूर्ण निर्धारक था, जबकि अंकुर घनत्व और मिट्टी पोटेशियम सामग्री नहीं थी। निष्कर्षण में आसानी के लिए वैज्ञानिकों ने उपज के लिए बैंगनी मकई के पौधे के घटकों की खोज की है, जैसे गुठली, सिल और भूसी। संभवतः भुट्टे या भूसी में भरपूर मात्रा में गैर खाद्य अवशिष्ट बायोमास के उपयोग की अनुमति देते हैं। बैंगनी मकई के पौधे की भूसी में गुठली की तुलना में एंथोसायनिन की मात्रा लगभग 10 गुना अधिक होता है। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नए नए वीडियोस पाने के लिए आप बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। अगर आपको ऐसी ही कोई अन्य जानकारी प्राप्त करनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, तो मैं आपके लिए वो जानकारी लेकर आऊँगी। तो आज का दिन आपका शुभ हो, मैं यही कामना के साथ अलविदा लेती हूँ।